नहीं देंगे टिकट तो कोई बात नहीं। आई एम नॉट अ सो कॉल्ड बेचारी टाइप्स। आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। लोग का किशनगंज सीमांचल में खास करके किशनगंज एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के 90% लोग किसान है, खेती पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इस बार मक्का की खेती में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है। कुछ लोगों के अनाज में मक्का में दाना नहीं आया और कुछ लोगों के जो आए हैं उन लोगों को सही रेट नहीं मिल पा रही है। तो उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी? दो शब्द इसमें। नीतीश कुमार मिले क्या आपको? नहीं पूछ रहे हैं, छुपे हुए होंगे कहीं गुफा में, इसीलिए उनको वैसे कोविड टेस्ट हो गया है और नेगेटिव बताया जा रहा है। निकल भी जाइए सर, कितना दिन छुप के बैठिएगा। मक्का का दाम यहाँ थोड़ा किशनगंज के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। सीमांचल बहुत बीमार है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मक्के की खेती करके हमारे किसान किसी तरीके से अपने आप को चला रहे हैं। कृषि मंत्री का तो खैर पता ही नहीं है, लेबर मंत्री का तो खैर पता ही नहीं है। वो लोग भी अंदर चुपचाप से ऐसे बैठ गए होंगे जाके। अरे बाहर निकलिए, आप ही के लोग हैं, आप ही को देखना है और नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए ना भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, चुनावी हलचल को लेकर के हम लोग कुछ दिनों से फेसबुक के जरिए लोगों से सवालात को लेकर के जनप्रतिनिधि और प्रत्याशियों के पास जाते हैं और उनसे तीखे सवालात को देते हैं और बेहतर जवाब लेते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग पहुँचे हैं पटना की बेटी, किशनगंज की बहू और मिसेस इंडिया MIM की जिला अध्यक्ष मैडम डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के पास। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैम पहले जॉब में रह चुकी है। अभी क्यों छोड़े हैं इस बारे भी बात होगी। तो चलते हैं मैम के पास। मैम, थोड़ा आप अपना तारुफ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या। आप सभी को सावन का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो, सारे देशवासियों को। और मैं मिसेस इंडिया रूबरू 2019 रही हूँ। मैं मिसेस वर्ल्ड टूरिज्म 2019 रही हूँ। मिसेस टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म की रही हूँ 2019 की। मैं MIM की महिला जिला अध्यक्षा भी हूँ और पेशे से मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ एवं बांझपन विशेषज्ञ। मैम, पहला सवाल जो है रियाज शहीदी साहब की तरफ से है। उनका कहना है कि आप किशनगंज छोड़ करके ठाकुरगंज विधानसभा में इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हैं? इसमें क्या राज है? क्योंकि आप ज़्यादातर किशनगंज में रहती है और किशनगंज के लोगों से ज़्यादा ताल्लुक है। आखिर क्या ऐसा मामला है जिसको लेकर के आप ठाकुरगंज की जनता के बीच गए हैं और वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की सोची है? सबसे पहले तो उनके सवाल का बहुत शुक्रिया। उनका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी, थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे। हाँ, जवाब मैं इनका ये देना चाहूँगी कि उनका जो ये कहना है कि आप किशनगंज को छोड़ के आप ठाकुरगंज क्यों गई, तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं पटना छोड़ के किशनगंज आई हूँ, क्योंकि शादी करके बेटी जो है वो बहू बन जाती है तो छोड़ना ही पड़ता है। और जहाँ तक बात ठाकुरगंज की है, अभी तक मुझे आला कमान ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं है कि मैं ठाकुरगंज से आऊँगी, किशनगंज से आऊँगी, बहादुरगंज से आऊँगी या मैं कौन से गंज से आऊंगी, मुझे नहीं पता। मेरी जनता जहां मुझे प्यार देगी मैं वहीं से आऊंगी। क्योंकि ठाकुरगंज में और भी प्रत्याशी हैं जो कि अपना दावेदारी पेश किए हैं, उसमें आपका भी नाम आ रहा है कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या भी यहीं से लड़ेंगी। क्योंकि बहादुरगंज में अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है, तो आप बहादुरगंज से भी तो दावेदारी पेश कर सकते थी। मैंने तो अपनी दावेदारी कहीं से भी पेश नहीं की है। मैंने अपनी दावेदारी सिर्फ ये कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, पर कहां से लड़ूंगी और किस वजह, कौन सी दिन में ये डिसाइड होगा और पता चलेगा तो आप सबको ही पता चल जाएगा। जहां तक रही बात बहादुरगंज की, तो वहां पे शुरू से मैंने 2-3 साल फ्री सर्विसेज वहां पे भी मैंने दिए हैं। मैंने वहां पे फ्री स्वास्थ्य सेवाएं भी दी हैं महिलाओं को। तो बिल्कुल मेरी इच्छा, बहादुरगंज से भी अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं वहां से भी लड़ सकती हूँ। मैंने तो कहा जहां जनता मुझे ज्यादा प्यार देगी या मेरा आला कमान का जहां से वो मुझे इजाजत देंगे, मैं वहां से अपना चुनाव लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी जरूर। क्योंकि कुछ दिन पहले आपका कुछ बोर्ड दिखा गया था ईद के इसमें
ठाकुर प्रत्याशी दिघल बैंक के कई जगह में देखा गया था। आप सही मुद्दे पे आए हैं। तो आप इस तरह पहले आप प्रत्याशी घोषित करती हैं, फिर आज बोल रहे हैं कि आला कमान जहां हमको लड़ना चाहेंगे लड़ाएंगे, नहीं देंगे टिकट तो कोई बात नहीं, तो ऐसा फिर क्यों? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं देंगे टिकट तो कोई बात नहीं। आई एम नॉट अ सो कॉल्ड बेचारी टाइप्स। आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में जो फीमेल्स हैं, जो औरत हैं, उनके आंकड़े हैं 48.09% जो वोटर्स हैं फीमेल। जो मेल हैं उनके आंकड़े हैं 51.096%। तो आप समझ रहे हैं ना कि 48 और 51 या 49-51 का चल रहा है रेशियो पॉपुलेशन का। उसमें आपके पार्लियामेंट में, यानी कि आप पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए तो सिर्फ एमपी एमएलए जो महिलाएं हैं वो सिर्फ 9% हैं। यानी कि पूरा अगर आप पॉपुलेशन को जोड़ेंगे तो 48% को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 9% महिलाएं। ये तो हम महिलाओं के साथ तो पहले से ही गलत व्यवहार हो रहा है। हमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, बराबरी की तो बात ही अलग है। और हाँ, आपका सवाल क्या था आपका? पहले आप ठाकुरगंज में कुछ दिन पहले दिघलबंग प्रखंड में आइए हाँ बताना चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है ये। सबसे पहले मैं अपनी जनता से ये बोलना चाहूंगी कि मेरा जो प्रत्याशी वाला जो पोस्टर लगा था, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आईवीएफ में सीमांचल में पहली बार रिवोल्यूशन लेके आई, क्योंकि आईवीएफ के बारे में किसी को नहीं पता था, तो मैंने पता किया, पढ़ाई की, उसके बाद मैंने रिजल्ट्स भी दिए और लोगों को यहाँ पर बच्चा आने भी लग गया। ये शुरुआत मैंने की। अब बात है पॉलिटिकल कैरियर की। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी जनता को, कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई है नहीं आगे, ना कोई दादा दादी, ना कोई पापा मम्मी, कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है। पिताजी आईएएस ऑफिसर है और मेरे जो फादर इन लॉ है वो मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी हैं, बिजनेसमैन है। तो मेरा पॉलिटिकल कुछ पता नहीं है मुझे। तो बेसिक्स मुझे जो होते हैं एटिक्वेट्स मुझे नहीं पता थे। तो इन लोगों ने मेरा पोस्टर लगवाया, तो इन लोगों ने खुशी के मारे उसमें प्रत्याशी लिखवा दिया। वो भी किस टाइम पे, जब इलेक्शन का कोई पता ही नहीं था। और संजोग की बात देखिए, उस वक्त मैं किशनगंज में नहीं थी, कलकत्ता गई हुई थी। मुझे इंटरनेशनल वुमेन लीडरशिप का अवार्ड मिला था। तो मुझे जब ये पता चला कि क्या हो गया, फोन आ रहे हैं मुझे बार बार कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो प्रत्याशी आपने आपको कैसे घोषित कर दिया? और फिर मैंने कहा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता है। और मुझे सच में नहीं पता है कि आप अपने आप से प्रत्याशी आपने कैसे लिख दिया। ऑफ कोर्स मैं तो लिखने नहीं गई होंगी ना। अब मेरे कोई चाहने वाले हैं, उन्होंने लिख दिया, उनसे गलती हुई है, मैं बिल्कुल इसके आपका साफ कर देना चाहती हूँ। लेकिन अभी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सवाल पूछा, और पूरी जनता से भी, कि अभी जो लोग घूम घूम के अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उनके ऊपर आला कमान कोई एक्शन नहीं ले रहे, उनके लिए मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, उनको कोई डांट डपट नहीं कर रहा, उनके लिए एमआईएम के प्रवक्ता आके लाइव होके नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि मैं औरत थी तो आप लोग सब मेरे पे टूट पड़े और मेरे खिलाफ बोलते गए कि आपने अपने आप को प्रत्याशी कैसे घोषित किया। हालांकि उस वक्त तो चुनाव का कोई मामला ही नहीं था, चुनाव का मामला अभी है। और अभी ठाकुरगंज में आप देख लीजिए, ठाकुरगंज क्या हर जगह से लोग अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। मैं तो चुपचाप हूँ, मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ। मैंने कहा मैं लड़ने की इच्छा रखती हूँ। अब कौन लड़ाएगा, क्या होगा, ये तो मुझे अभी नहीं पता। लेकिन मैं आपके इस चैनल से बोलना चाहती हूँ, उसी जनता से, कि मेरे साथ आप लोग भी इंसाफ कीजिए। जब मुझे घोषित किया गया था, प्रत्याशी लिख दिया था पोस्टर में, तो इतना बवाल हुआ था, इतनी बातें बोली गई थी। तो अभी जो लोग अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठाने वाले अभी कहाँ हैं? वो अभी भी सवाल उठाए मेरे लिए। जनता से यही कहना है। हाँ, तारिक मिजाजी साहब और फराग मंजनू, दो हमारे दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड, उन दोनों का सवाल एक ही है कि आप डॉक्टर भी हैं और मॉडलिंग भी करती हैं और मिसेज इंडिया भी हैं, मिस इंडिया भी हैं, फिर आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत है? और एक सामाजिक सेवा, समाज सेवा जो पहले से आप करते आए हैं, सामाजिक कार्य को आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो राजनीति में आप क्यों आए और क्या दर्द देखे लोगों का जिसकी वजह से आपको राजनीति में आना आपकी मजबूरी बन गई? पहले तो जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। जितने भी लोगों ने सवाल पूछा उन सबका मैं शुक्रिया फिर से करती हूँ। जवाब मैं इस तरह से देना चाहती हूँ कि राजनीति में नहीं आऊंगी तो सीमांचल बहुत बीमार है भाई, जरा गौर करके आप लोग भी देखिए। फिर वही बात मैं बोलूंगी, दोबारा बोलने का मुझे मन नहीं है। औरतों को देख लीजिए ना, कितने एमपी एमएलए हैं, पढ़े लिखे लोगों को लाइए, सत्ता में लाइए,
सत्ता में लाएंगे पढ़े लिखे ना, तो वो लोग ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, मुसलमान है, तो इसको वोट दो, तो उसको वोट दो। हम पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो दिमाग से काम करते हैं। अगर मैं सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछने की हिम्मत रखती हूँ ना, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी पूछने की हिम्मत रखती हूँ। मैं सच का साथ देती हूँ। इसलिए जनता को भी मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे अंदर कोई क्वालिटी है या आप ही के अंदर कोई क्वालिटी है, आप कर सकते हैं तो आप करिए। आपको अपने टैलेंट को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा यही सोचना है। मैम एक सवाल ये बनता है कि आप पहले जाप में थी और बाद में एमआईएम आई, और जब यहाँ तक है कि आपके विपक्ष में जितने लोग हैं सबको एमआईएम को भाजपा का बी टीम कहते हैं, और एक बोलते हैं कि ये एक कम्युनिटी को लेकर के ये पार्टी चलती है, तो आप एक हिंदू होकर के एक कम्युनिटी वाली पार्टी में कैसे जुड़ सकती है? ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात कि ये जो पार्टी है एमआईएम पार्टी, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का जो सोचना था, उनकी सोच को ही अलग करने के लिए मैं इस पार्टी में आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में जो ये भर के रखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पे इस पार्टी में रहते हैं। तो एक मैं हूँ, एक संतोष चौधरी भाई है मेरे बड़े भाई या छोटे भाई बोल लीजिए, तो वो भी तो हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। और हमारी पार्टी जब मैं छोड़ के आई थी, ऑफ कोर्स भाजपा की बी टीम बोलते हैं, इसीलिए शायद भाजपा के बजरंग दल वाले मुझ पे अटैक करते हैं। अगर मैं बी टीम होती तो मुझ पे अटैक होता। सिकंदर सिंह का वो अभी भी नहीं भूली हूँ, जो उन्होंने गंदा आरोप मुझ पर लगाया था। बेटी समान हो उनकी, अगर उनकी खुद की बेटी के ऊपर भी इतना गंदा आरोप लगाया जाता कि ये तो किसी के ऊपर में रेप का इल्जाम लगवा दे और वातावरण को गंदा करके रखे। कितने सारे प्राइजेस आज हैं, आप देख लीजिए कि इस सीमांचल को 3 बार मैंने विपक्ष में रह के सत्ताधारियों से प्राइज लिया है, इनाम लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारे प्राइजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उनको मजबूर होकर देना पड़ा। ये मेरे टैलेंट की वजह से है कि उनको, बीजेपी वालों को मुझे प्राइज देना पड़ा, इनाम देना पड़ा, पुरस्कार देना पड़ा, हालांकि मैं एमआईएम में हूं। तो ये खासियत कोई नहीं देखता। हर कोई मुझे बस ये समझता है कि औरत है, इसको पीछे रखो, तो ये तो नहीं चलेगा। हमारे एक दोस्त है शब्बीर आलम साहब, जो कि दहीबात ठाकुरगंज से बिलोंग करते हैं। उनका सवाल है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत जाते हैं तो आपके पास, और एक दूसरा एक और सवाल है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो कौन से मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, और कौन ऐसा कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए जिससे आप अपनी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जनता को ये आकर्षित करना, जहां तक की बात है, मुझ पे तो ये भी इल्जाम लगते हैं कि ग्लैमर की वजह से ये है। तो मैं बता दूं कि अपने आप में ग्लैमर भी होना एक बहुत बड़ी बात है। हेमा मालिनी हुई, क्या कहते हैं उसे, कितनी रेखा हुई, सारी तो ग्लैमर वाली ही हैं। इनका मूवी देख के तो उनको लिया गया था, पर मेरे पास ब्रेन भी है, ये भी बताना चाहती हूँ कि पेशे से डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं अगर आती हूँ, चुनाव में लड़ती हूँ, और भगवान की दया से, खुदा की दया से अगर मैं जीत जाती हूँ, तो मैं कुछ अलग तो जरूर करूंगी। जैसे कि मैंने आईवीएफ के क्षेत्र में रिवोल्यूशन लाया है। बांझपन, मुझे इस शब्द से बहुत चिढ़ है, क्योंकि इस वजह से औरतों को बहुत शोषित किया गया है। तो मैंने ये बांझपन शब्द हर पत्रकार के मुंह से बोलने के लिए मना किया है। मैंने बोला है, आप बोले निसंतानहीनता, मैं इस शब्द को बदलना चाहती हूँ। ये एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि जितनी भी स्त्रियां हैं वो रिलेट कर सकती हैं। जिनको बच्चा नहीं होता है, उनको कितनी प्रताड़ना सहना पड़ता होगा गांव में, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि वो रोज आकर के अपना यहाँ पर बैठ के रोती हैं और मुझे कहती हैं कि मेरे पति की दूसरा शादी हो रहा है, तो मुझे अच्छे काम में बुलाती नहीं है, बोलते हैं इसको छू लेगी, बांझ है तो काम खराब हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत चीज था। इस चीज को जैसे मैंने बदला है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे पॉलिटिकल बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उस हिसाब से तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत कुछ जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर के जाऊंगी और उसमें बिल्कुल बदलाव ला के दिखाऊंगी। मैम एक सवाल आरिफ हुसैन साहब की तरफ से है कि आप ठाकुरगंज से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो अभी तक आप ठाकुरगंज के लिए क्या किए हैं? जो वहाँ पे दावेदारी पेश कर रही हैं या कहीं पे भी दावेदारी पेश कर रही हैं, तो आप उस जगह के लिए क्या किए हैं जिसके लिए आप दावेदारी पेश कर रही हैं? चलिए, ये सवाल भी आपने बहुत अच्छा पूछा कि मैंने क्या किया। पहले तो मेरे शुक्रगुजार हूँ आपके इन सवाल का, और ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो लोग अपने आप को हाथ उठा के घोषित कर रहे हैं प्रत्याशी, उन्होंने क्या किया है, उनसे भी पूछा जाए। जहाँ तक मेरी बात है, जिस वक्त ये जो आया था कोविड का प्रॉब्लम आया था, सारे लोग चुप बैठे थे।
पूरे बिहार में खाने के लाले पड़े हुए थे, सारे एमपी एमएलए बैठे हुए थे अपने घर में छुप के, हमारे सांसद जी तो दिल्ली में थे और हमारे अपने एमएलए भी उस वक्त तक बाहर नहीं आए थे। तो सबसे पहले आवाज उठाने वाली डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ही थी। मेरा फेसबुक लाइव खोल के आप लोग देख सकते हैं, मैं एक दिन उठी और गुस्से में मैंने बहुत क्लास लगाई थी एमपी साहब की भी और हमारे ही एमएलए साहब की कि आप लोग क्यों नहीं करते। और उसके बाद मेरी इस बात में डीएम से बहस भी हो गई थी और मैंने कोविड-19 के टाइम पे ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, जनता हाट हो, हर जगह खाने के फूड पैकेट्स भिजवाए हैं। मैं बल्कि छुप छुप के भी गई हूँ खुद से बांटने के लिए कि लोगों तक सही पहुंचे। कई बार ऐसा होता है लोग पैकेट्स मंगवाते हैं और बांटते नहीं, और ये मेरी खुद की निजी जेब से है। ऐसा नहीं कि मैं कोई 10 साल की नेता हूँ, 20 साल की नेता हूँ कि मैंने करोड़ों कमा के रखे हुए हैं। नहीं, ये ना तो मेरे पति के पैसे हैं, ना मेरे ससुर के पैसे हैं, ना मेरे पिताजी के, ना मेरे माताजी के। ये मेरे खुद के कमाए पैसे हैं जो मैंने जो लोग मुझ पर विश्वास करते थे, मुझे कॉल करते थे कि मैडम मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे, वो मुझसे इतना वो लगा के रखे, विश्वास लगा के रखे, उनको कैसे मैं ठेस पहुंचाती। जिन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया है उन सबको मैंने फूड पैकेट्स पहुंचवाए हैं, राशन पैकेट्स पहुंचवाए हैं। वो मेरे निजी जेब खर्च से था, कोई पार्टी से नहीं आया था। और दूसरी बात, मैंने काफी दिनों तक ठाकुरगंज में दवाई बांटा है, फ्री सेवाएं दी हैं अपनी मेडिकल, और इस तरह के बहुत सारे काम मुझे लगता है कि बनने से पहले ही इतना कर दिया मैंने। तो अभी तो मैं खुद को प्रत्याशी भी नहीं भूल रही हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इनका जवाब काफी है। हमारे 3 दोस्त एक ही सवाल किए हैं आपसे, और वो है रिजवान जमीर साहब, एमएस मजहर साहब और मुकर्रम बाबू साहब। इन तीनों का एक ही सवाल है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रत्याशी घोषित किए अपने आपको, दावेदारी पेश किए हैं, आप तो दावेदारी भी पेश नहीं किए अभी तक। अगर आप लड़ना चाहती है इलेक्शन में से, अगर आपका AIMIM पार्टी के आला कमान टिकट नहीं देते हैं तो भी आप इलेक्शन लड़ेंगी या आप उनके साथ खड़ी रहेंगी? ये तो बहुत बड़ा राज आपने पूछ लिया मुझसे। इसके लिए मैं जो भी सवाल है शुक्रगुजार हूँ मैं आपके सवाल का। पहले तो बहुत बहुत सलाम आपको। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल इच्छा रखती हूँ इलेक्शन लड़ने की, बिल्कुल इच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पॉलिटिकल फील्ड में थोड़ी सी ना अब चेंज आने की जरूरत है। सिर्फ डिजिटल स्ट्राइक और डिजिटल चल रहा है ऐसा नहीं होगा। सीमांचल से भी बोलने वाले लोग और पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ने बहुत जरूरी है, ताकि हम वहां भी सीएम को और पीएम को दोनों को बता सके कि आप कहां और किस तरफ गलत हैं। ये बताने का आपका जो जिसको चुन के आप भेज रहे हैं प्रतिनिधित्व के लिए, उसके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि वो जाके इतना पूछ सके कि आप कहाँ गलत हो और क्या गलत कर रहे हो। तो मुझे लगता है उतना मेरे अंदर है और लड़ने की इच्छा तो रखती हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो जनता से कहूंगी कि वो थोड़ी हमारी सिफारिश कर दे। MD मकसूद अहमद साहब की तरफ से, और वो MIM के कार्यकर्ता हैं, बहुत दिनों से रह चुके हैं। इनका कहना है कि टिकट मिली और आपको कामयाबी मिली, तो क्या आप अपने विधानसभा में अवेसी हॉस्पिटल की तरह एक हॉस्पिटल खोलेंगी जिस तरह से हैदराबाद में है? सबसे पहली बात तो मैं इस छोटे से कमरे में ही, आप लोगों को शायद नहीं पता है, ओवैसी हॉस्पिटल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ डॉक्टर तारा श्वेता आर्या की, कि ये जो एक कमरे का आप जो ये देख रहे हैं ना चेंबर, मैं आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो मैं खुद से ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में बिना पंखे के भी बहादुरगंज, ठाकुरगंज और जनता हाट, पांजीपाड़ा, हर जगह पे बैठी हूँ, चेंबर लगाया है, फ्री देखा है मरीजों को, फ्री दवाइयां दी है मरीजों को, फ्री उनको बताया है कि आपको कैंसर है, तुरंत आपको इलाज की जरूरत है। तो जीतने के बाद तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मैम, युवाओं पे 2-4 बात बोलिए, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार युवा पढ़ लिख करके भी घर में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए आप जीतने के बाद क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, पहले तो एक बात समझिए कि बिहार हमारा खनिज के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ही ज्यादा हमारा जो इंडस्ट्रीज के मामले में अगर देखा जाए तो किसी दौर में बिहार बहुत स्ट्रांग रहा। लेकिन इस बिहार को अच्छी तरीके से जंगल राज के द्वारा खत्म कर दिया गया और कोई भी उद्योगपति यहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाता, सब भाग्य रंगदारी की वजह से। तो अब आप लोग जो युवा हैं, आप लोग को डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपकी जिंदगी आगे की कैसी रहेगी, आपके बच्चों की कैसी रहेगी। मैं चाहती हूँ आप ऐसा सरकार चुने जो बंद पड़े उद्योग हैं वो स्टार्ट हो, ताकि आप लोगों को नौकरियां मिले। क्योंकि ऐसा सपना दिखाना कि वो देखो दूर से चांद दिख रहा है ना तुमको, हमको भी दिख रहा है, ये सब बात करते हुए आप खत्म कीजिए।
ये सब नेता वाली जो बातें हैं ना, वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। मैं तो सामने में टोक देती हूँ, बुरा मानो भला मानो, रास्ते चलते बनो, जरा साइड से ही चलो जो जिनको ज्यादा परेशानी है। तो मुझे तो लगता है कि युवाओं को पूरा हक है, अधिकार है, सरकार चुनिए और ऐसा चुनिए कि आप अपने हक के लिए आप लड़ पाए। ऐसे फ्री में आपको वोट नहीं देना है, मुफ्त में आपको वोट नहीं देना है, साथ में नौकरी भी मांगिए, शिक्षा भी मांगिए, अपने घर का स्वास्थ्य भी मांगिए, हर कुछ देना पड़ेगा सरकार को। सरकार के पास सब कुछ दिया जाता है पर आपके पास कुछ नहीं मिलता। यही तो बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग का किशनगंज, सीमांचल में खास करके किशनगंज एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के 90% लोग किसान है, खेती पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इस बार मक्का की खेती में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है। कुछ लोगों के अनाज में, मक्का में दाना नहीं आया और कुछ लोगों के जो आए हैं उन लोगों को सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी? 2 शब्द इसमें भी। नीतीश कुमार मिले क्या आपको? नहीं, पूछ रहे हैं, छुपे हुए होंगे कहीं गुफा में, इसीलिए उनको वैसे कोविड टेस्ट हो गया है और नेगेटिव बताया जा रहा है। निकल भी जाइए सर, कितना दिन छुप के बैठिएगा। मक्का का दाम या थोड़ा किशनगंज के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। सीमांचल बहुत बीमार है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मक्के की खेती करके हमारे किसान किसी तरीके से अपने आप को चला रहे हैं। कृषि मंत्री का तो खैर पता ही नहीं है, लेबर मंत्री का तो खैर पता ही नहीं है। वो लोग भी अंदर चुपचाप से ऐसे बैठ गए होंगे जाके। अरे बाहर निकलिए, आप ही के लोग हैं, आप ही को देखना है और नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए ना भाई। इतना डर ही लगता है कोविड से तो हमें देखिए आराम से बैठे हैं, मरीज को भी देख रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे ही काम चला रहे हैं। हमें भी तो अपनी जान का रिस्क है। निकलिए, किसानों के लिए कुछ कीजिए और नहीं कर सकते तो कुर्सी त्याग दीजिए। क्योंकि आप महिला हैं और महिला एम्पावरमेंट की बात हमेशा करती हैं, तो अगर आप जीत जाती हैं। एम्पावरमेंट की बात नहीं करती हूँ, महिलाएं एम्पावर्ड हैं। आप जरा किसी एक महिला से जो अशिक्षित है उसे उसका बच्चा छीन के दिखाइए तो वो आपको तुरंत बता देगी वो कितनी एम्पावर्ड है। तो महिलाओं के लिए आप आने वाले दिनों में जीतने के बाद क्या करेंगे? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले ये जो आयुष्मान योजना जो सरकार ने बना के दी है, इसमें भी आप देखेंगे कि 5 लाख जो है कवर करता है डिजीजेस के बारे में, ठीक है, ऑपरेशंस के चार्जेस। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट IVF को भी इसमें इंक्लूड करे ताकि हर महिला माँ बन सके। और एक बार ये ऐड हो जाएगा IVF अगर इसके अंदर, आयुष्मान के अंदर, तो मेरे ख्याल से बहुत गरीब गरीब महिलाएं भी आराम से माँ बन पाएंगी और उनको शोषित होने से बच जाएंगी वो लोग। ये बहुत अच्छा काम होगा। मेरा आखिरी सवाल मेरे तरफ से है कि अगर आप कल दिन जीत जाती हैं, विधायक बन जाती हैं, तो लोग आपके पास कैसे आएंगे? आप तो किशनगंज में रहेंगी, तो बहादुरगंज या ठाकुरगंज से इलेक्शन लड़ेंगी तो आपके पास कैसे आएंगे? क्योंकि अभी आने जाने में लोगों का 100-200 का खर्चा भी होता है। ऐसे अगर 10 आदमी को आना पड़ा तो आपके पास कैसे आएंगी? या आप खुद से जा करके जनता दरबार लगा करके वहां पे लोगों से उसके हाल जानेंगे? अच्छा, ये बताइए कि इतने साल से सड़क तो नहीं कहेंगे हम उसको, कच्ची मिट्टी, गड्ढा, खड्डा, क्योंकि मैं गई हूँ और खुद से ड्राइव करके गई हूँ। गाड़ी चलाती हूँ, थोड़ा बुरा चलाती हूँ, लेकिन गई हूँ मैं खुद से। तो सड़कों के नाम पे तो ठाकुरगंज बोल लीजिए, बहादुरगंज बोल लीजिए, सबको मैं बराबरी का ही नंबर दूंगी, अंडा 0, ठीक है, जिस हिसाब से आपको सरकार पैसा देती है। और जितने भी MLAs हैं अभी तक बने हुए, पहले उनसे पूछिए ना कि आपने कितने जनता दरबार लगाए, आपने कोविड में कितने लोगों को राशन पैकेट्स बांटे, आपने क्या किया लोगों के लिए। मैं तो जवाब दूंगी, तैयार हूं उसके लिए, लेकिन थोड़ा उनसे भी पूछिए कि सर ये जो सड़क बनाए हैं, जो एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है और महिलाएं वहीं घर पे मर जाती हैं, लोग चारपाई पे लाद लाद के लाते हैं, न पुल है न कुछ है, बल्कि चरचरी पुल पे तो मैं भी चढ़ के आई हूँ। वो भी आप देख लीजिएगा मेरी फेसबुक लाइव में, कम से कम वो देख के तो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी को कि ये चरचरी पुल हम आज के जमाने में चल रहे हैं। इसलिए मुझसे सवाल ना पूछ के बेहतर होगा अगर आप जो बीते MLAs को बिठा के रखे हैं ना चारपाई पे सजा के, उनसे पूछिए कि भाई कहाँ हैं आपकी सड़कें, वो जवाब दें, मैं तो दे ही दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप अपना कीमती वक्त हमें दी। और मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी का कोई सवाल छूट गया है तो आप हमसे सवाल करते रहें, मैं आप लोगों के प्रत्याशी के पास, आपके नेताओं के पास जाके सवाल का जवाब दूंगा। और कहना चाहती हूँ जाते जाते आप सभी से मैं एक बात बस इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, मैं एक आम इंसान ही हूँ, आप ही लोग की जैसी हूँ, कोई बहुत जुपिटर और सैटर्न से उतर के मैं नहीं आई हूँ।
मैं एक आम इंसान ही हूँ, और मैं भी उतनी ही कोशिश और स्ट्रगल रोज करती हूँ जितना कि किसी और इंसान को करना पड़ता होगा। लेकिन जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। दुख आप तब देखते हैं जब आप आमने सामने होते हैं। जो लोग यहाँ पर होते हैं वो क्या देखेंगे? मैं तो गाँव गाँव जा जाके देख के आई हूँ, फोटोज भी आप देख सकते हैं। इसीलिए आप अपने हक के लिए सही चुनाव कीजिए और सही से लड़िए, और देखिए कि आपको फैसला आपके भविष्य के लिए, आप अपने बच्चे का फैसला, अपने भविष्य का फैसला कितने पैसों में बेचेंगे ये मत देखिए, ये देखिए कि आपका बच्चे का और आपका भविष्य क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए और सही नेता चुनिए। मैं नहीं कह रही कि मुझे चुनिए, जिसको भी चुनिए सोच के चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे द्वारा आज हमें सवाल करने वालों में रहे रिजवान जमी साहब, MS मजहर साहब, MD मुकर्रम साहब, फराग मजनू साहब, तारिक मिजाजी साहब, उसके बाद मकसूद अहमद साहब, गुफरान अहमद साहब, शब्बीर आलम साहब। सभी को मेरे ख्याल से बेहतर जवाब मिल गया होगा, और अगर कोई सवालात बाकी है तो आप हमसे फिर पूछें, फिर मैं बात करके फिर बताऊंगा आप लोगों। आज तक इतना ही। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।